हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ण। वर्ण क्या होते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। हमने कुछ ध्वनियां पढ़ते हैं। को, ओ, लो, ओ, मो, ओ। इन ध्वनियों को मिलाकर क्या बना बच्चों? कलम। इसी तरह आगे देखिए। सो, अ, थो, ई। साथ ही गो, ई, लो, अ, सो, ओ। क्या बना? गिलास। यानी कि कुछ शब्द बनाने के लिए हम कुछ ध्वनियों को मिला रहे हैं, जिससे कि हमारे शब्द बन रहे हैं। हम अपने विचारों तथा मनोभावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। इन उच्चारित ध्वनि संकेतों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो वे वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों, जो वर्ण होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है अभी, सो, ओ, इसके हम चाहे तो और टुकड़े कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो वर्ण होती है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिए आगे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमें शब्द से ही समझ में आ रहा है। हमने कहा वर्णमाला यानी कि वर्णों की माला, लेकिन वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, कुछ होते हैं स्वर। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह हमारे पास 11 स्वर होते हैं। आगे देखिए स्पर्श व्यंजन। को, खो, गो, घ, उंग, च, छ, ज, झ, म्या, ट, ठ, ड, ढ, णे, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन। हमने जो अभी पढ़े वह तो स्पर्श व्यंजन थे, जो इनकी संख्या 25 होती है। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, य, श्र। बच्चों, जो हमने ये पढ़े हैं संयुक्त व्यंजन, ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। इसी तरह देखिए आयोग वहा, अंग, ओहो। अन्य। अन्य देखिए जिस तरह ड, ढ होते हैं बच्चों, उनके नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं ढ, ढो। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ये हम जानते हैं। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास यानी वायु बिना किसी रुकावट के सीधी निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जिन्हें स्वर माला भी कहते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। इन स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। आगे देखिए दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण से ह्रस्व स्वर में दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। परंतु हिंदी में इनका आजकल प्रचलन समाप्त हो गया है। बच्चों, प्लुत स्वरों का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक होता है, हिंदी में इसका प्रयोग कम हो गया है। चलिए आगे देखिए स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है। हमें कुछ स्वर दिए गए हैं, उनके मात्रा चिन्ह दिए गए हैं और मात्रा युक्त रूप देखिए जरा। सबसे पहले ओ। बच्चों, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे को, ओ बना हमारा को का में तो कोई मात्रा नहीं है। इस तरह देखिए आ की मात्रा होती है खड़ी पाई को, अ।
हमारा शब्द क्या बना, इसका रूप क्या निकल कर आएगा, का। इसी तरह ई की मात्रा होती है को ई, बना की। ई की मात्रा को ई, बना की। उ की मात्रा कु उ, क्या बना, कु। का उ बना हमारा कु। इसी तरह देखिए कु और री, क्या बना बच्चों, क्री। ए की मात्रा को ए, बन गया के। क ए बना हमारा कई। क ओ बना हमारा को। क औ यानी के कौ। क अंग क्या बना बच्चों, कन। क हो क्या बना बच्चों, कह। इसी तरह क अ, ये क्या बना बच्चों, को। ये थी कुछ मात्राएं जिन्हें हमने देखा किस तरह उनका रूप होते हैं, हमने वह भी देखे। अब हम पढ़ेंगे आयोग वहा। अनुस्वार यानी कि अंग, अनुनासिक ऊपर बच्चों चंद्रबिंदी जिसके लगी होती है, तथा विसर्ग यानी कि ओह को आयोग वहा कहते हैं। इन तीनों ध्वनियों को ना तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता आवश्यक है। व्यंजनों की तरह इनके अंत में स्वर नहीं जुड़ते, बल्कि प्रारंभ में आते हैं, अतः ये व्यंजन नहीं है। इसलिए हम इन्हें आयोग वहा कहते हैं, क्योंकि ये योग रहित होने पर भी अर्थ का वहन करते हैं। तो बच्चों जो आयोग वहा होते हैं ना तो वे स्वर की श्रेणी में आते हैं, ना ही वे व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम इन्हें आयोग वहा कहते हैं। जैसे अंग, अन्न और ओह। आगे देखिए अनुस्वार। अनुस्वार बच्चों जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं उसके ऊपर एक बिंदी लगाते हैं ना, तो वह कहलाती है हमारी अनुस्वार। जिनके उच्चारण में वायु केवल नासिका से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, जैसे पंकज, संगीता आदि। अनुनासिक। अनुनासिक बच्चों जिसके ऊपर आपने देखा होगा ना एक चांद सा बना के उसके ऊपर बिंदी रखते हैं, उसे हम बोलते हैं चंद्रबिंदु। जिनके उच्चारण में वायु नासिका तथा मुख दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे सांस, खांसी, सांवला इत्यादि। विसर्ग बच्चों सेमीकोलन की तरह ऊपर नीचे दो बिंदु होते हैं इसका चिन्ह। विसर्ग का उच्चारण हल्के रूप में हु ध्वनि के समान होता है। इसमें वर्ण के आगे दो बिंदु लगाए जाते हैं, जैसे अतः, प्रायः, क्रमशः, प्रातः काल इत्यादि। विशेष स्वरों की मात्राएं शिरो रेखा के ऊपर लगने पर चंद्र बिंदु ना लगाकर अनुस्वार ही लगाना चाहिए, जैसे गेंद, खरोंच, चोंच इत्यादि। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों से टकरा कर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, परंतु संयुक्त तथा अन्य व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो जाती है। चलिए देखते हैं सबसे पहले व्यंजन। का वर्ग को, खो, गो, गो, अंग। चा वर्ग चो, छो, जो, जो, ञा। टा वर्ग टो, ठो, डो, ढो, णे। ता वर्ग तो, थो, दो, धो, न। पा वर्ग ओ, फो, बो, भो, म। अंतस्थ व्यंजन यो, रो, लो, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, हो। संयुक्त व्यंजन चो, त्र, य, श्रे। अन्य व्यंजन ढ और ढ। व्यंजन के भेद। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना, हमें समझ में आ रहा है स्पर्श यानी कि छूना। को से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। इनके उच्चारण के समय जिह्वा द्वारा मुख से अलग अलग स्थानों को स्पर्श करने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। हर वर्ग अपने वर्ग के पहले वर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। बच्चों जो का से लेके मां तक के हमारे व्यंजन होते हैं इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा है वे मुख के किसी न किसी भाग से अवश्य ही
क्या होगी, स्पर्श होगी, वो किसी न किसी भाग को छुएगी, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। आगे देखिए, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती तथा मध्य में स्थित रहती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, वो 4 अंतःस्थ व्यंजन है। बच्चों, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा है वे किसी भाग से टच नहीं होती, यानी कि वे किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, इसलिए ये चारों हमारे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गरम। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु रगड़ खाकर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 है, श, श, स, ह। इनका उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है तथा श्वास में तेजी आती है। संयुक्त व्यंजन। 2 अथवा 2 से अधिक वर्णों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्रे। द्वित्व व्यंजन। एक जैसे 2 व्यंजनों का एक साथ आना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे सज्जन, इसमें बच्चों 2 व्यंजन एक साथ आए हैं। उद्देश्य, प्रसन्न, हिस्सा, गन्ना इत्यादि। व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये श्वास नलिकाओं के मार्ग से होती हुई निकलती है और जिह्वा से संबंध स्थापित करके मुख के भिन्न भिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि मुख के जिस भाग से टकराती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। इस दृष्टि से इन्हें 9 वर्गों में रखा गया है। आइए देखते हैं। बच्चों, यहाँ हमें उच्चारण स्थान और वर्ण दिए गए हैं। जैसे कंठ है, यानी कंठ यानी कि गला, कंठ से बोलने वाले, कंठ से बोले जाने के कारण इन्हें कंठय वर्ण कहते हैं। जैसे को, खो, गो, घो, ङ। तालव्य, तालु से बोले जाने के कारण इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। च, छ, जो, झ, ञ। बच्चों, आप इनका उच्चारण मेरे साथ करिए, आपको खुद समझ में आएगा। मूर्धन्य, मूर्धा से बोले जाने के कारण इन्हें मूर्धन्य वर्ग कहते हैं। जैसे टो, ठो, डो, धो, ड, ञ। दंतय, दांतों से बोले जाने के कारण इन्हें दंतय वर्ण कहते हैं। जैसे तो, थो, द, ध, न। ओष्ठय, होठों से बोले जाने के कारण इन्हें ओष्ठय वर्ण कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। नासिक्य, जिनका उच्चारण मुख तथा नासिका से होता है उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। जैसे अन, अणे, इया, अंग, न, म। कंठोष्ठय, जिनका उच्चारण कंठ तथा होठों से होता है उन्हें कंठोष्ठय वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, औ। कंठ तालव्य, जिनका उच्चारण कंठ तथा तालु से होता है उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ऐ। दंतोष्ठय, जिनका उच्चारण दांत तथा होठों की सहायता से होता है उन्हें दंतोष्ठय वर्ण कहते हैं। जैसे वो। श्वास यानी प्राण के आधार पर, सबसे पहले श्वास के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। हम देखते हैं अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु की मात्रा कम लगती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां व्यंजन तथा र, यो, रो, लो, व आते हैं। इसी तरह देखिए महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन तथा श, श, स, ह आते हैं। बच्चों, आपने देखा अल्पप्राण और महाप्राण, यानी कि अल्पप्राण में जो हमने वर्ग पढ़े हैं, क, च, ट, त, प वर्ग, ये सब पढ़े हैं। इन वर्गों का जो पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन है उसके साथ साथ ड, य, र, ल, व, ये सब तो आते हैं हमारे अल्पप्राण में।
उसी तरह महाप्राण में याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है उन वर्गों का जो हमने वर्ग पढ़े हैं, उनमें का दूसरा, चौथा, उसके साथ साथ श, श, स, ह, ये सभी वर्ण हमारे महाप्राण में आते हैं। आगे देखिए, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अघोष, सघोष। सबसे पहले अघोष, जिन व्यक्तियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट इत्यादि। सघोष देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं, जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, या, अड़े इत्यादि। आगे देखिए, वर्ण विच्छेद, किसी भी शब्द को वर्तनी के सभी वर्णों के क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इससे शब्दों के सही उच्चारण करने में सुविधा होती है। वर्ण विच्छेद से हम अक्षर की सीमा भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, वर्ण विच्छेद क्या होते हैं, यानी कि वर्णों का विच्छेद करना। हमारे पास एक शब्द है मृगनयनी, मो, री, गो, ओ, नो, ओ, यो, ओ, न, ई। क्या बना बच्चों? मृगनयनी, यानी कि मृगनयनी शब्द के हमने वर्ण विच्छेद करे, वर्णों को अलग अलग लिखा। इसी तरह देखिए व्याकरण, वो, यो, आ, को, ओ, रो, अ, णे, आ। व्याकरण, दिल्ली, दो, ई, लो, ई, दिल्ली। इसी तरह देखिए आगे, उज्जवल, उ, जो, वो, ओ, लो, आ। हो गया बच्चों ये उज्जवल। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, आ की मात्रा संबंधी अशुद्धियां। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ हमें अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, उसके आगे शुद्ध शब्द है। जैसे हमने लिखा आलोचना, आलोचना नहीं होता है आलोचना। सामाजिक, सामाजिक नहीं सामाजिक। आगामी, शुद्ध शब्द है हमारा आगामी। पारिवारिक, पारिवारिक। आहार, आहार। बारात, बारात। साम्राज्य, साम्राज्य। साप्ताहिक, साप्ताहिक। तो बच्चों ये थी आ की मात्रा की अशुद्धियां। ई की मात्रा संबंधी अशुद्धियां। देखिए यहाँ कुछ अशुद्ध शब्द है और इधर हमारे पास शुद्ध शब्द दिए गए। जैसे कालिदास होता है बच्चों कालिदास। उन्नति होता है उन्नति। नदियां, नदियां। परिस्थिति, परिस्थिति। परीक्षा, परीक्षा। बीमार, बीमार। महीना, महीना। अद्वितीय, अद्वितीय। उ की मात्रा संबंधी अशुद्धियां। देखिए जरा, हिंदू, हिंदू। साधु, साधु। गुरु, गुरु। प्रभु, प्रभु। सूरज, सूरज। वधु, वधु। नुपुर, नुपुर। अनुकूल, अनुकूल। ए आई संबंधी अशुद्धियां। आई के स्थान पर ए का प्रयोग करना, ए के स्थान पर आई का प्रयोग करना। जैसे ऐनक नहीं होता है बच्चों ऐनक। फेंकना नहीं फेंकना। भाषाएं नहीं भाषाएं। इक्या, इक्के। दैनिक, दैनिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। न ण संबंधी अशुद्धियां। रोटियां, रोटियां। दाढ़ी, दानी। गगन, गगन। पानी, पानी। सावण, सावन। सज्जन, सज्जन। आचरण, आचरण। साधारण, साधारण। प्रमाण, प्रमाण। किरण, किरण। रणभूमि, रणभूमि।
आगे देखिए बच्चों, वचन संबंधी अशुद्धियां जैसे रोटियां नहीं होता, होता है रोटियां। नदियां होता है नदियां। बहुएं नहीं बहुएं। सखियां नहीं होता बच्चों, होता है सखियां। छ उच्च संबंधी अशुद्धियां, क्षितिज नहीं होता बच्चों, होता है क्षितिज। इसी तरह लक्ष्मण लक्ष्मण, क्षीर शीर, क्षत्रिय क्षत्रिय। रेफ की अशुद्धियां देखिए बच्चों, ये होता है हमारा मर्यादा नहीं होता है शब्द मर्यादा। धर्म धर्म ना होके होता है धर्म। अर्थ अर्थ ना होके होता है अर्थ। आशीर्वाद आशीर्वाद ना होके होता है आशीर्वाद। स्वर्गीय स्वर्गीय। कायर कर्म कार्य कर्म। श तथा स संबंधी अशुद्धियां जैसे कशिट कष्ट, निष्ठुर निष्ठुर। मिथिल शिथिल होता है बच्चों शिथिल। निष्फल निष्फल। हर्ष हर्ष। स्थान स्थान। शासन शासन। निर्दोष निर्दोष। चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां जैसे मुंह ना होके होता है बच्चों मुंह। पांचवा ना होके होता है पांचवा। चांद ना होके होता है चांद। आंख ना होके होता है आंख। बांसुरी बांसुरी। दांत दांत। तो बच्चों यहाँ हमने कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्द देखे। हमने जाना किस तरह के हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। इन गलतियों को हमें अब नहीं करना है। हमने वर्ण विच्छेद में सभी वर्ण देखे। हमने देखा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग आधारों पर हमने देखा। तो आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। जो पढ़ाया गया है उसे खूब अच्छे से रिवीजन करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।